ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या करता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोडक्ट को हम इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी ये क्रिएट करता है फ्लेक्सिबिलिटी को। ये जो मतलब हमारा प्रोडक्ट कैसे सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया में जाए, उसके लिए हमारा कमोडिटीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करना जरूरी है, जो कि मार्केटिंग का कंसेप्ट भी है कि मूवमेंट ऑफ which direct the flow of movement of commodities from one place to another place. So what are the means which are used for the movement of commodities? The means which are used either by means of railway, cart, or whatever. हम प्रोडक्शन से कंजम्पशन स्टेज में हम कैसे मतलब पहुंचाएंगे, इसके लिए इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन है। ये मार्केट को वाइडन करता है। वाइडनिंग ऑफ द मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जैसे बहुत दूर दूर एरिया को भी कवर करता है, मतलब एक जोड़ लेता है कि हमारे यहाँ का है। जैसे एग्जांपल इन द मार्केट फॉर द हिमाचल और Kashmir apples, the producer are located mainly in Himachal Pradesh and Jammu Kashmir, but apple are consumed throughout the country. Means ये पूरे को मार्केट वो क्या करता है, अब यहाँ पे है मार्केट, उसका मार्केट दूसरी जगह में भी है, मतलब एक मार्केट से दूसरे मार्केट को जोड़ने का काम करता है। मीन्स ये ब्रॉडिंग करता है, मार्केटिंग एस्पेक्ट को ये ब्रॉडिंग करता है, बार्निंग ऑफ द मार्केट, नैरोइंग प्राइस डिफरेंसेस ओवर दिस स्पेस। डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट प्राइसेस होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हेल्प करता है कि प्राइस जो है वो कम हो। बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम कमोडिटीज को वहां भी सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया में भी पहुंचा सकते हैं, तो प्राइस जो है वो वहां भी जितना सप्लाई है उतना डिमांड, जितना डिमांड है उतना अगर हम सप्लाई करेंगे तो प्राइस की डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात है तो लार्ज नंबर ऑफ द पर्सन जो रोड में के कंस्ट्रक्शन में है, लोडिंग अनलोडिंग के में है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के लिए ये फैसिलिटेट करता है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के लिए ये फैसिलिटेट करता है। कैसे? क्योंकि हमारा जो क्रॉप जहाँ पे सुटेबल है वहाँ पे अगर एग्रो वहाँ पे अगर मतलब प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं होगा तो या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं होगा तो वहाँ रॉ मटेरियल जो है वो नहीं मतलब हम अपने प्रोडक्ट को इजीली नहीं बेच पाएंगे। तो स्पेशलाइज अगर उसका प्रोडक्ट जो है वो उसके एग्रोक्लाइमेटिक सिचुएशन है वो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सुटेबल है, बट वहाँ मार्केटिंग की फैसिलिटीज नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हेल्प करेगा उस जगह से उसके प्रोडक्ट को बेचने में। तो वो फार्मर्स जो है वो इनकरेज होगा उसी जो सुटेबल क्रॉप है उसका उस क्रॉप को लेने के लिए, है ना। ये इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कैसे करता है? अगर एप्रोप्रिएट हर का प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, तो नहीं बिकता है तो फिर क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा? अगर उसको इनकम नहीं होगा तो सब्सिस्टेंस स्टेजेस में ही रहता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप जिस भी स्टेट का या कंट्रीज का नहीं होता है तो उसका प्रोडक्ट घर में ही रखा रखा सड़ जाता है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है कि अगर इकोनॉमिक सब्सिस्टेंस है तो उसको कॉमर्शियल स्टेज तक पहुंचाने में हेल्प करता है। उसका जो प्रोड्यूस है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। मोबिलिटी इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट that help in increasing the mobility of the capital and labor from one area to another area. Other factor of production are the fixed, but we can capital and labor are the mobile, but we can say that the capital can be moved from one places to another places, labor can be moved from another places, like जैसे migration of the people in search of the better remunerative job. So we can say that the mobility of the factor of production is possible with the help of transportation. Other factor like land and management are the immobile factor of the production. That's why
we cannot move one places from another places. Some of the problem which are arising out while the transporting of the agricultural commodities are the, जैसे हमारा हम स्लो, इसका कॉस्ट भी अधिक होता है क्योंकि बल्किंग नेचर होता है प्रोडक्ट, स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अगर हम यूज करते हैं तो हमारा डैमेज जो होता है वो ज्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। ये डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज के बीच जो हमारे फार्मर्स जो होते हैं वो उतना ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन उनके बीच नहीं बना पाते हैं। और बहुत जो सिस्टम हमारा रेलवे का है वो डिवाइडेड है, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में एक गेजेस नहीं है, मल्टी गेजेस रेलवे सिस्टम है, डिवाइडेड है पूरे कंट्रीज में, जो कि प्रॉब्लम होता है कि ये जोन से वो जोन, वो जोन से वो जोन जाने में। तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको हम रिड्यूस तब करेंगे जब हम बल्क में हम कमोडिटीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, और जब हम हैंडल मतलब ले जाते हैं तो जो हम टाइप जो ऑफ जो स्टोर करके मटेरियल ले जाते हैं वो अच्छे से बेटर हैंडलिंग करें, पैकेजिंग अच्छा करें ताकि कम डैमेज और ब्रेकेज हो हमारी कमोडिटीज। और हम अगर प्रोसेसिंग करें तो हमारी कमोडिटी मतलब एक दिन में अगर नहीं पहुंच पाई तो खराब नहीं हो पाएगी, दूसरे दिन तक में हम पहुंचा सकते हैं, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि हम सभी कमोडिटीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड है वो पक्का होना चाहिए, कहीं पे पगडंडी है तो कहीं पे कच्चा रोड है। इससे हमारी कमोडिटीज को, जैसे हम यहाँ से भागलपुर ही जाते हैं तो कितना प्रॉब्लम है जाने में, इस अगर मान लो कि पेरिसेबल कमोडिटीज हम ले जा रहे हैं, 4 घंटा हम फंस गए रोड में ही, तो इतनी हमारे पास ना ही रेफ्रिजरेटेड वैन है ना कुछ है, तो क्या होगा, हमारा सड़ जाएगा, हमको प्रोडक्ट का प्राइस भी नहीं मिलेगा और कमोडिटी जैसे ही स्पॉइल हो जाएगा। तो हमारा वेल कनेक्टेड, एक तो हम जहाँ से ले जा रहे हैं रोड होना चाहिए, रोड भी पक्का होना चाहिए, और जो फैसिलिटी होना चाहिए और रेफ्रिजरेटेड वैन होना चाहिए पेरिसेबल कमोडिटीज के लिए ले जाने के लिए, है ना। और इसमें हमारा स्टैंडर्ड ये ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे कि कमोडिटीज का जो हमारा चेंजिंग इन द फॉर्म है वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है। और उसके बाद बचा हुआ जो था वो क्या था, पैकेजिंग भी पढ़ा चुके थे, क्वालिटी कंट्रोल हमारा आज का चैप्टर कुछ पार्ट जो है इसका फंक्शन का बचा हुआ था। तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब समझते हो कि क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी जैसे हमने बोला कि हमारी जो कमोडिटीज होनी चाहिए वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए और ग्रेडिंग होना चाहिए। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर के आधार पे, कमोडिटीज के कैरेक्टर के आधार पे हम डिटरमाइन करते हैं कि उसकी क्या ग्रेड होगी, उसके आधार पे हम कमोडिटीज को सेल करते हैं। और ग्रेडिंग में क्या करते थे कि हम अपनी कमोडिटीज को जैसे लॉट्स, डिफरेंट लॉट्स में है और सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले कमोडिटीज को एक साथ रखते हैं ऑन द बेसिस विद द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में जैसे वो दिखने में कैसा है, उसका साइज क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, सॉर्ट कर करके अलग अलग लॉट्स में रखते हैं, उसको हम ग्रेडिंग करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या करते हैं। इसमें तीन टाइप की ग्रेडिंग होती है। एक तो कमोडिटी जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए मैंडेटरी ग्रेडिंग होता है, उसको हम फिक्स ग्रेडिंग कहते हैं। जो फॉलो सेट है स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, उसमें कि इसके पैमाने के आधार पे ही अगर कमोडिटीज इस फिक्स स्टैंडर्ड के आधार पे खरा उतरा तब वो कमोडिटीज है जो एक्सपोर्ट करने लायक है या फिर एक्सपोर्ट करने लायक नहीं है। वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता है, मीन्स अभी कुछ हो रहा है
और वो बाद पहले कुछ हो रहा था, ये फिक्स है, ये मैंडेटरी है, ये होना ही होना है। लेकिन जो हमारा वेरिएबल ग्रेडिंग है और परमिसिव ग्रेडिंग है वो वेरी करता है, वो इंडिविजुअल चॉइसेस पे भी है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ जो ग्रेडिंग होता है फार्मर्स जो करता है उसकी ग्रेडिंग होती है जो परमिसिव ग्रेडिंग होती है, जैसे ट्रेडर्स जो करता है वो पक्का ग्रेडिंग करता है, फार्मर्स जो करता है वो कच्चा ग्रेडिंग करता है, मतलब क्रूड ग्रेडिंग करता है। वो नहीं तो लैब में ले जा पाएगा, खाली शॉर्टनिंग का काम करेगा, उसके नहीं फिक्स लेबल कुछ होंगे उसके आधार पे करेगा, उसको जो दिखेगा उसी के लिए वो करेगा, है ना। तो ग्रेडिंग करता क्यों है ये पता है तो उससे उसको ज्यादा प्राइस मिलेगा, है, और ज्यादा दिन तक कमोडिटीज को रख पाएगा, बेटर क्वालिटी कंज्यूमर को दे पाएगा, है ना। तो इसलिए हम ग्रेडिंग करते हैं। ये मेजर ग्रेडिंग जो है वो ग्रेडिंग कंज्यूमर्स को जनरली बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि उस जो अफोर्डेबल प्राइसेस में वो कमोडिटीज को मिल जाए। सभी लोग चाहता है कि हम क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज यूज करें। फिर इसी तरह से हम लोगों ने पैकेजिंग भी बढ़ा। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो किसके द्वारा होता है? क्वालिटी कंट्रोल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का जो होता है वो एगमार्क लेबल लगाया जाता है। ये डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन बोर्ड है, उसमें एक एक्ट है वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का अंडर दी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। तभी से हमारा क्वालिटी कंट्रोल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का होता है। उसमें जो ग्रेडेड होता है इस एक्ट के बेसिस पे वो मतलब जो हमारी स्पेसिफिकेशन है ग्रेडिंग का, जो पहले पढ़े थे कि मैंडेटरी ग्रेडिंग है सम ऑफ कमोडिटीज का, स्पेसिफिकेशन जो है ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट का, उसको हम एक मार्क लेबल देते हैं। वो क्या इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी जो है वो प्योर है, उसमें किसी तरह का मिक्सचर नहीं है, वो क्वालिटी को इंश्योर करता है। एक मार्क लेबल जिस भी कमोडिटीज में लगा होता है इसका मतलब वो कमोडिटीज प्योर है और अच्छी क्वालिटी का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए? तो पहले इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन क्या है कि हम जो प्रोडक्ट ग्रेडेड है कि अनग्रेडेड है उसका जो स्पेसिफिकेशन लेट डाउन है ग्रेडिंग के आधार पे, उसको हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ graded good with a view of determining whether they conform to the prescribed standard or not. What is inspection? It is the testing of graded good. जो लाया वो गुड जो है वो ग्रेडेड है कि नहीं, स्पेसिफिकेशन जो बनाया गया है प्रेस्क्राइब स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलर कमोडिटीज के लिए जो बनाया गया है वो है कि नहीं उसमें, उसके लिए इंस्पेक्शन करते हैं। तो इंस्पेक्शन करने में क्या करते हैं कि उस गुड्स को ग्रेडेड गुड्स की हम टेस्टिंग करते हैं, ये देखने के लिए कि वो प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड को फॉलो किया है कि नहीं। वही इंश्योर करेगा कि ये क्वालिटी कंट्रोल, ये इंश्योर करता है कि क्वालिटी मतलब कमोडिटीज में क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज हुआ है ना। तो ये जो हमारा एगमार्क लेबोरेटरी है कंट्रीज में वो हमारी क्वालिटी की टेस्टिंग करती है। जैसे सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी है वो कहाँ लोकेटेड है? नागपुर में। वो कहाँ है? नागपुर में। और सेवरल रीजनल एगमार्क लेबोरेटरी है जिसको RLAs बोलते हैं, वो लोकेटेड है अमृतसर में, भोपाल में, चेन्नई में, गुंटूर में, जयपुर में, कानपुर में, कोची में, कोलकाता में, मुंबई में और न्यू दिल्ली में। अभी जो नंबर है वो पहले 566 था जो इंक्रीज होकर के 1133 हो चुका है। कितना हो चुका है? 1133 हो चुका है। अब इसके ही तहत हमको क्या करना है? हमने बोला कि हमारे इसमें लेबलिंग, अब लेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो लेबलिंग कैसे होता है? ये जो हमारा ग्रेडेड प्रोडक्ट होता है
एग मार्क के बारे में बताया गया है कि ये जो एग मार्क है वो एग मार्क सिस्टम को मतलब क्यों डिजाइन किया गया है ना, ताकि जो हमारा इंडिया में जो ग्रोअर्स है उसके पास कोई सर्टिफिकेशन कोई क्वालिटी कंट्रोल करने का नहीं है, तो कैसे उसके पास प्रोडक्ट अगर अच्छा भी होगा तो भी प्राइसेस नहीं मिलेगा। इसलिए डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया कि हम हमारा जो प्रोडक्ट हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग कैसे करें। ये बिल पास किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिस मार्केटिंग एंड ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट के तहत 1937 में ही इंटायर सिस्टम ऑफ एग मार्क इंक्लूडिंग नेम वाज क्रिएटेड बाय कुछ ये आर्किबिल मैकडोनाल्ड लिविंगस्टोन नाम था जो मार्केटिंग का एडवाइजर था। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1934 से 1941 में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा, ताकि ये हमारे फार्मर्स के लिए ये वर्दी साबित हो। एक बात सर्टिफिकेशन जो है वो agricultural products के लिए देखो इसमें है employed on the agricultural products in India is showing that they conform to set a standard approved by the Directorate of Marketing and Inspection, an agency of the Government of India. The egg mark is legally enforced in India by the agriculture. ये इसमें पूछ सकता है कि इसकी लेबोरेटरी क्या है, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है और ये किस एक्ट के तहत कब लागू हुआ है ना। तो एक मार्क इज लीगली इन्फोर्स्ड इन इंडिया बाय द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट ऑफ 1937, जिसमें ये है हमारा जो ये होता है जैसे अभी पढ़ाई थे कल बताई कि नहीं बताई नहीं पता, एक सेंट्रलाइज ग्रेडिंग होता है एक डिसेंट्रलाइज ग्रेडिंग होता है। तो कुछ प्रोडक्ट का जो ग्रेडिंग रिक्वायर्ड होता है एक मार्क के लिए वो सेंट्रलाइज ग्रेडिंग होने का है और कुछ जो है वो डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज में जो भी मतलब जैसे घी वगैरह आता है वो उसमें एक सेंट्रल लेबोरेटरी होता है जो स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा कंट्रोल होता है और उसके लिए डीएमआई का डिफरेंट पर्सनल उसको लुक आफ्टर करता है, उसके कंट्रोल में ये होता है। और डिसेंट्रलाइज में जैसे वेजिटेबल हुआ और फ्रूट्स हुआ सीरियल हुआ उसकी इंस्पेक्शन मतलब उसके ग्रेडिंग का इंस्पेक्शन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। तो जिस कमोडिटीज की ग्रेडिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे होता है उसको डिसेंट्रलाइज ग्रेडिंग कहते हैं, और जिस कमोडिटीज की जो मतलब ग्रेडिंग होती है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे उसमें लेबोरेटरी में केमिस्ट होता है वो डिसाइड करता है कि उस कमोडिटीज की जो ग्रेडिंग मतलब ग्रेडेड प्रोडक्ट है या फिर नहीं है, उसको सेंट्रलाइज ग्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज ग्रेडिंग। जैसे वाई हुआ घी हुआ ये सब सेंट्रलाइज ग्रेडिंग का एग्जांपल है, लेकिन फिजिक वो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पे चूंकि उसको ये मेजर किया जाता है उसके ग्रेड को, दैट्स व्हाई उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज ग्रेडिंग। और जो वेजिटेबल है और सीरियल है पल्सेस है वो डिसेंट्रलाइज ग्रेडिंग है। क्या मतलब के तहत में आता है। इसमें हमारा जो कितनी हम एक मार्क लेबोरेटरी कहाँ पे है, कितनी कमोडिटीज को ये एक मार्क प्रोवाइड कर रहा है, यही सब इसमें है। इसकी पीरियड ऑफ वैलिडिटी 5 साल की होती है। कमोडिटीज लगभग ये क्वालिटी गाइडलाइंस कर रहा है कि एक मार्क स्टैंडर्ड 205 डिफरेंट कमोडिटीज के लिए, जिसमें ये फैला हुआ है और कवर कर रहा है वैरायटी ऑफ पल्सेस को, सीरियल्स को, एसेंशियल ऑयल्स को, वेजिटेबल को एंड सेमी प्रोसेस प्रोडक्ट लाइक वर्मिसेली। मतलब 250 ऐसे डिफरेंट कमोडिटीज है जिसकी एक मार्क लेबोरेटरीज में एक मार्क दिया जाता है। इट इज गिवन टू द पैकर
ऑथराइजिंग देम टू ग्रेड देयर कमोडिटीज अंडर एगमार्क। इसकी जो पीरियड ऑफ वैलिडिटी है वो 5 साल की होती है। अगर फिर से करना है तो फिर सेपरेट एप्लीकेशन देना पड़ेगा ऑथराइजेशन के लिए। एगमार्क सर्टिफिकेशन जो है वो स्टेट बोर्ड एगमार्क लेबोरेटरी के द्वारा होता है, जो सभी मतलब जगह लोकेटेड है across the nations which act as a testing and certifying center. In addition to these, जो सेंट्रल CL जो है वो नागपुर में, कुछ RL है जो हम अभी बताए राजपुर भोपाल, सभी को वेल इक्विप्ड किया जाता है इस प्रोडक्ट के आधार पे कि उसका रीजनल सिग्निफिकेंस क्या है. Yes, the product are raised that could be tested varies across the center. The testing done across these laboratory include कौन सी होती है. आगे बताया कि कुछ कमोडिटीज में जो होती है वो केमिकल एनालिसिस, माइक्रोबियल एनालिसिस, पेस्टिसाइड रेसिड्यू, aflatoxin एनालिसिस ऑन द होल स्पाइसेस, ग्राउंड स्पाइसेस, घी, बटर. तो घी, बटर, वेजिटेबल ऑयल में सेंट्रलाइज होता है, ग्रेडिंग होता है, मस्टर्ड ऑयल में, हनी में. लेकिन फूड ग्रेन जैसे व्हीट प्रोडक्ट, आटा, सूजी, मैदा, ग्राम फ्लोर, सोयाबीन सीड, बंगाल ग्राम, जिंजर, व्हाइट केक, ये सब जो है हमारा मीट, ये मीट का नाम तो अलग है उसके लिए, मीट सर्टिफिकेशन के लिए, एनिमल मीट के लिए. तो किसकी सर्टिफिकेशन की जाती है क्वालिटी कंट्रोल और उसकी प्योरिटी को देखने के लिए, है ना. तो उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल और एगमार्क के बाद जो पढ़ना है कि हमारा मार्केट में फाइनेंसिंग की भी जरूरत होती है. जैसे हमारे पास नहीं है कुछ, तो असिस्टेंस के लिए चाहिए ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए ना, फार्मर को भी और ट्रेडर को भी. तो फार्मर कहाँ से लाएगा फार्म बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए? तो फार्म फाइनेंसिंग जो है उसकी फैसिलिटेटिंग फंक्शंस में आता है. फैसिलिटेटिंग फंक्शंस में फार्म फाइनेंसिंग और मार्केट फाइनेंसिंग कवर करता है. प्रोडक्शन के लिए क्रेडिट चाहिए, फार्मर को चाहिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए फेवरेबल प्राइसेस में, जैसे बोलते हैं ना प्रोडक्शन लोन लेते हैं, कंजम्पशन लोन लेते हैं ना. तो डिफरेंट स्टेजेस पे ये मार्केटिंग फाइनेंसिंग जो है वो प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स को और ट्रेडर्स को, ताकि उसको एक्यूरेट प्राइसेस अपनी कमोडिटीज का मिल सके.